नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग कोतवाली थाना अंतर्गत मूक जानवर गौ माता पर सरफिरे गुस्सैल आरोपी युवक अजय निषाद ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गौ माता को किया घायल। गौ माता का उपचार प्रारंभ, वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। राज्यसभा सांसद रंजित रंजन एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची भिलाई। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर करी चुनावी चर्चा। और राज्य के मुख्यमंत्री ने कसा भाजपा पर तंज, कहा भाजपा को दी जाती है झूठ बोलने की ट्रेनिंग। तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर किया हमला, कहा असली राजा नहीं करता अपमान बर्दाश्त। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दल भाजपा और सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर बार पलटवार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और यही सीख कर आए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि केंद्र सरकार राशि देती है तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने के फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना, यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है? छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव को पता है कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने सरकार बनने की बात पर संदेह जताया। ये उनके दिल की बात थी जो जुबान तक आ गई। ऐसी बात उनकी जुबान पर एक बार नहीं 2500 बार आ चुकी है। बाद में जब उनकी पार्टी का दबाव पड़ता है तो कह देते हैं मैं कांग्रेसी हूँ, मैं तो चाहूंगा कांग्रेस की सरकार बने। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के अंबिकापुर में दिए गए बयान पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। क्यों पड़ रही है? अगर वो असली राजा हैं तो उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, राजा कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ से बाहर है कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है। वो जन घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और वो स्वयं जब उनसे लोग मिलने जाते तो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष जरूर रहा हूं, अब मेरे हाथ में नहीं है मांगों को पूरा करना। तो राजा की जबान, उनका लोगों को किया हुआ वादा, वो पूरा नहीं हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो असमंजस में है। मजबूरी उनकी है कि कांग्रेस में है,
तो उनको कहना पड़ता है कि सरकार बनेगी। जो सही बात है वो उनकी जबान पर आ जाती है, और एक बार नहीं 25 बार ऐसा हुआ है। और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूँ। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो शहरों में संपत्ति का राधा करने की बात हो, चाहे शहर में रहने वाले गरीबों को 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास लोगों का छीन लिया है इसकी बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के योजना में भ्रष्टाचार और लोगों के घरों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है इसकी बात हो, चाहे फिर वो विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित इनको 1000 और 1500 रुपए पेंशन देने के वादे की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की बात हो, तो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिनको उन्होंने पूरा किया हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को तो अपनी कुर्सी बचा के रखना है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और टीएस सिंहदेव जी के साथ में जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार बताता है कि टीएस सिंहदेव जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि दोबारा सरकार बने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी 16 जून से प्रारंभ होने जा रही सभी स्कूलों की तिथि में वृद्धि की है। इसको लेकर सभी स्कूलों में आदेश भी जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को 25 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर आगामी 26 जून से ही सभी स्कूलों के खोलने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आगामी 16 जून से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय पर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अब स्कूलों को 16 जून की बजाय आगामी 26 जून को खोलने का फैसला लिया और निर्णय सुनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आदेश के बाद स्कूली बच्चों और अभिभावकों को और साथ ही शिक्षकों को काफी राहत मिली है। इसे लेकर आदर्श कन्या शाला के प्रिंसिपल ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। जी अभी एक्चुअली में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। इतनी गर्मी में बच्चों के आने जाने से बीमार पड़ सकते हैं बच्चे, और इसीलिए अभी राज्य शासन का भी एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जो छुट्टियां 15 जून 2023 को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और 25 जून 2023 तक शालाओं को बंद करके 26 जून से शालाएं प्रारंभ करने के आदेश दिए। और मैं पालकों से भी कहना चाहूँगी, बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि वो ये मान के चले कि उनका तो हर साल 16 जून से स्कूल खुलती था, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं 16 जून से पढ़ने के लिए, और वो इस बीच अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर धूप में ना घूमें, जिसके कारण पढ़ाई जैसी ज़रूरी चीज़ को शासन ने रोक करके 26 जून से किया है, तो वो घर पर रहें और अपना जो पढ़ाई का मूड बना करके अगली कक्षा की जो किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, उनमें कवर चढ़ाएं और उनमें से अपने आप भी कुछ पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारे वीडियोज़ मोबाइल पर अपलोडेड हैं, कुछ उनमें से देख करके पढ़ें, कुछ समझें। बाकी तो फिर जब 26 जून से स्कूल खुलेगा तो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे ही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन बुधवार को भिलाई में आयोजित सीमेंट कंक्रीट रोड के उद्घाटन एवं अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में MPLAD कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की। इस बीच उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने दौरे को लेकर कुछ इस तरह की जानकारी दी। देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं, इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि NPA का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉर्पोरेट है, नीरव मोदी है? क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट अडानी ने लेना था? वो BPL और APL जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे। उन लोगों को दे रहे थे जो नीडी है, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको है?
आप कंपेयर कीजिए, आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे एनपीए आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खास सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको हम मजबूत करें। तो वो पैसा अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। आप लगातार रेट कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी, सीबीआई, आईटी की रेट पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं, जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे ईडी की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जनता देख रही है। हम लोगों को लगता है अभी हमारे 72 है, हमारे एमएलए 90 है। देखिए, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि निश्चित तौर से हम पूरे फुल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा भी बनाने का। शायद आपने देखा नहीं, हम लोग कर्नाटक में थे, हमारे लीडर प्रियंका जी पहुंची, राहुल जी ने भी स्टेटमेंट दी, हमारे कई बड़े लीडरान पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग पहुंचे, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और ये जो जुलाई का सेशन आएगा, हम लोग उन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए लड़ने वाले हैं। देखिए, मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था, और अभी यहाँ से ऑडिट नहीं किया है, और मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो चुका है। कई एमएलएज हैं जिन्होंने लिया, यहाँ पे अभी पीसीसी का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें पीसीसी बोर्ड भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, किसी ने दुआ खुलवाने का काम किया है, किसी ने सामुदायिक भवन का। तो जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है, और आज मैं भिलाई में हूँ। और अब चुनाव है, तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विदिन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे, और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक में थे। तो ये जैसे देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम साहब का काम है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, एमएसपी की योजना है, आंगनबाड़ी की योजना है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज़ हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस का जवाब भी आपने दिया। अडवाणी जी कहाँ चले गए, मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए। 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है। ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया। जो 40% करप्शन था, लोगों ने उनको समझा। जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी, लोगों ने उसको समझा। हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से, और उनका
जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है। आप खुद सोचिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या यह देश देख नहीं रहा है? इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब,
वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिले के धमदा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में पानी की समस्या सहित अन्य मांगों को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के तत्वावधान में रैली निकालकर वार्ड वासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मटकी फोड़कर अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नल जल योजना के अंतर्गत शिवनाथ नदी से धमदा नगर में करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं बेतहाशा पानी को रोकने स्थानीय प्रशासन के पास कोई कार्य योजना नहीं है। आप धमदा नगर पंचायत इलाके में पानी की समस्या को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के जागरूक मतदाताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता मंदिर से रैली की शक्ल में काया नगर पंचायत पहुंचे। महिलाओं ने मटकी फोड़कर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। बताना चाहेंगे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह में सभी कार्य दुरुस्त करने की मांग रखी गई है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा धमदा शहर पेयजल बाध्य करने के बाद तालाबंदी करने के लिए भी बाध्य होगा। नवादा में पानी हमारे धमधा में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। क्या शिकायत लेकर आए हो? हम पानी की शिकायत लेकर आए हैं। हमारा 12 के 11 है, जब तक धमधम 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नल लगाए हैं, नल लगा के बाद में पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? हम लोग हैं पानी की व्यवस्था में वो लोग मांगते दौड़ दौड़ के बांगा बटलो इधर के खार में जाते हैं, बाहर में पानी ना था, सब से नान के अपन जिंदगी चलाते हैं पानी पी के। तब उसका सुविधा नहीं कर सके। नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं। यहाँ पिछले 15-20 सालों से पानी का जो व्यवस्था है बहुत गंदा तरीका से व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था, जिसके लिए हम हमेशा सरल रूप से आवेदन देते थे नगर पंचायत में।
अधिकारियों को, लेकिन यहाँ के ना तो अधिकारी कभी ध्यान दिए ना प्रतिनिधि कभी इस समस्या के ऊपर कोई ध्यान दिया गया है। यहाँ मूलभूत सुविधा है, जल जो नदी से आ रहा है पानी, उसके बाद भी लोगों को मतलब पानी पहुँच नहीं पा रहा है, मतलब समान व्यवस्था नहीं हो पा रहा है पानी का। किसी को ज़्यादा सुविधा मिल रहा है, किसी को कम सुविधा मिल रहा है, ऐसा भेदभाव। अब अगली कदम अब सीधा नल टंकी में ताला लगाएंगे, पूरा धमधा नगर में पानी जो व्यवस्था जहाँ से सप्लाई होता है उसको बंद करेंगे। आगे का योजना यही रहेगा। धमधा नगर की निचली बस्ती कहा जाने वाले जगह में, जो कि तमेरपारा बोलते हैं, वार्ड 13, 14, 15, इन 13, 14, 15 में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, जिसको लेकर आज नगरवासी, उस वार्डवासी लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम लोग नगर पंचायत और सीएमओ मैडम को 4 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया आज। वो सब जल के पूरा राख हो गया, उनका योजना जल के पूरा राख हो गई है। वो हम लोगों ने 4 सूत्री मांग इसलिए दिया है कि एक तो जल की प्रॉपर व्यवस्था किया जाए धमधा नगर में, दूसरा निचले बस्ती में जो जल नहीं पहुंच पा रहा है उनका व्यवस्था किया जाए, तीसरा ये कि जल के व्यवस्थापन को लेकर किन्हीं को जल ज़्यादा मिल जा रहा है, किन्हीं को कम मिल जा रहा है, और उससे होने वाले विवाद से कैसे बचें, उस कारण हमको आज सचेत कराने सीएमओ अधिकारी के पास आए थे, नगर पंचायत अधिकारियों पर। पानी की समस्या को लेके आए थे आम पब्लिक, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यही रहती है कि हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान करें हम लोग। और जो ये इन लोग जो 4 पॉइंट में लेके आए हैं, अभी इन लोग मेरे को दिए हैं ज्ञापन, और मैंने तुरंत टीम गठित कर भी लिया है, और जो टीम गठित की हूँ वो टीम निरीक्षण के पश्चात जांच प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों के तो आइडिया में नहीं था कि पानी की बर्बादी हो रही है, पर आज आम पब्लिक लेके आए इन समस्याओं को, तो मैं बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता से इन जो भी समस्याएं हैं उन पे बिल्कुल मैं निराकरण करने की कोशिश करती हूँ। NDCN न्यूज़ के लिए धमधा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना खाद्यान्न वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से BPL कार्ड धारकों को 2 रुपए तथा सामान्य हितग्राहियों को प्रति किलो 10 रुपए के दर से राशन मुहैया कराने का जिम्मा लिया है, जहां हितग्राहियों को eKYC आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आम जनता को राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए हलाकान होना पड़ रहा है। आम जनता को राशन कार्ड की अपडेट कराने के लिए लोगों को हलाकान होना पड़ रहा है। आधार कार्ड अपडेट के लिए अंतिम तारीख 30 जून की होने से लोगों को इस भीषण गर्मी में काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं भी छोटे बच्चों को लेकर लाइन लगाकर खड़ी देखी जा रही है। वहीं अपडेट कराने के लिए रोजाना सुबह से ही भीड़ उमड़ने लग जाती है। आधार कार्ड अपडेट कराने में सर्वर की समस्या तो कहीं भीड़ भाड़ के चलते अपनी बारी का सुबह से शाम तक हितग्राही घंटों इंतजार कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को देखा जा रहा है। स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश लेकर राशन कार्ड अपडेट कराने में होड़ मची हुई है। राशन कार्ड धारियों को राशन दुकानों में आधार कार्ड लिंक करवाकर थंब लगाकर रजिस्टर्ड करना पड़ रहा है, जिसके चलते जिनके आधार कार्ड में त्रुटियां हैं वे त्रुटियां सुधार कराने के लिए लोक सेवा केंद्र व बैंकों, पोस्ट ऑफिस में भीड़ देखी जा रही है। साथ ही साथ सर्वर डाउन होने की स्थिति में हितग्राहियों को आधार अपडेट कराने में काफी दिक्कतें होती देखी जा रही है। वहीं इस तरफ देखा जाए तो कलेक्ट्रेट में सुबह से शाम तक आधार अपडेट कराने, त्रुटि सुधार आदि के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इनमें से कई ऐसे हैं जो नवजात बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो कई घंटे उन्हें बारी का इंतजार भी करना पड़ रहा है। राशन कार्ड में eKYC में सर्वर डाउन होने से लोग अपने कामधाम को छोड़कर राशन सामग्री लेने आते हैं और राशन दुकान में सर्वर डाउन होने से खाली हाथ बगैर राशन लिए निराश होकर लौट जाते हैं, जिससे हितग्राहियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और चावल बनाए हैं सोसाइटी और सुबह 9 बजे बैठे हैं और सर्वे नहीं आवा थे तेकर ना लेके चावल और 11 बजे नहीं हो। अच्छा 2:30 बजे हो सर्वर नहीं रहा सर, हर आधा घंटे घंटों सर्वर चल रहे थे। समस्या समझ जब से वितरण चालू किए ना 5 तारीख से तब से हितग्राही मन भी बहुत आक्रोश में। अच्छा बोला फिर से बायोमेट्रिक करा गाँव के किस है। अच्छा तो आके करा का ही ना यार, अब तो 10 दिन में हो जाते। बाहर तो सुबह से आ सर्वर नहीं बतावा थे। अच्छा हाँ 9 बजे का है, अभी से नहीं बता रहे। सर्वर के नाम में क्या वो का जनता पूरा बैठे है। अच्छा हाँ राशन नहीं मिला था, हम किसी कर दिया
सर्वर ने उन्हीं का हाथ है। अभी सबसे ज़्यादा समस्या बच्चे लोगों का है KYC में। लगभग 5 साल 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनका आधार अपडेट नहीं हुआ है, और हमारे द्वारा उनको ये बताया जा रहा है कि अभी जितने जल्दी हो सके आप बच्चों का आधार अपडेशन करवा के यहाँ KYC करवाएँ। और लगभग मेरे यहाँ अभी तक 50% से ज़्यादा KYC हो चुका है, जिसमें बच्चों का बस थोड़ा दिक्कत जा रहा है। बच्चों के में फिंगर आने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, परेशानी बता रहे हैं। वो दबाव बनाते हैं कि हमारा राशन चाहिए, ऐसा है वैसा करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा राशन किसी का रोका नहीं जा रहा है। सबको बराबर सामान दिया जा रहा है, और जो उनके कार्ड में आता है पात्रता अनुसार उनको खाद्यान्न हमारे द्वारा दिया जा रहा है। ग्रैंड सीएन न्यूज़ के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। शास्त्री नगर सुपेला में स्थित BM शाह अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में पहली संतान के रूप में भिलाई निवासी महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का जन्म 7वें महीने में होने के कारण जहां वह पूरी तरह मां के गर्भ में विकसित नहीं हुआ था, वहीं बच्चे का भार भी कम था, जिसकी हालत को देखते हुए अस्पताल में तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वदेश वर्मा ने बच्चे को जहाँ इंक्यूबेटर मशीन में रखा, वहीं उसके कम भार और अन्य समस्याओं का उपचार शुरू किया। मंगलवार को बच्चे के सामान्य होने पर उसे पारिवारिक सदस्यों को सौंपा गया। गौरतलब है कि श्रीमती रेखा की अपेक्षित प्रसव तिथि जुलाई 2023 में थी, लेकिन उनके गर्भकाल के 7वें माह में ही उनका ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ने लगा, जिसके कारण गर्भकाल पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना संभव नहीं था। इसलिए मां और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2023 में ही श्रीमती रेखा का आपातकालीन प्रसव ऑपरेशन द्वारा करवाया गया। इस 7 माह में जन्मे नवजात बच्चे को सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयां थी और नवजात के फेफड़े भी बहुत कमज़ोर थे। नवजात को BM शाह अस्पताल के NICU शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वदेश वर्मा की देखरेख में भर्ती करवाया गया, जहां नवजात को CPAP पर रखा गया। साथ ही फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए सर्फेक्टेंट इंजेक्शन भी दिए गए। नवजात की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर आया। साथ ही वर्तमान समय में उसको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। हम बता दें, नवजात के स्वस्थ होने से उसके माता पिता और रिश्तेदार काफ़ी खुश नजर आए और ये सब संभव हो सका BM शाह अस्पताल के NICU में मौजूद आधुनिक उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं NICU की टीम की कड़ी मेहनत और उचित देखभाल से। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय कुमार तिवारी एवं डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अरुण मिश्रा ने इस काम के लिए डॉक्टर स्वदेश वर्मा एवं समस्त NICU टीम को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। BM शाह हॉस्पिटल में 31 तारीख को शाम 6 बजे एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर्ड हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बच्चा प्रीमैच्योर था, 7 माह का था। माँ का BP बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता था। तो वो परिस्थितियाँ देखते हुए बच्चे का माँ का प्रसव ऑपरेशन द्वारा करवाया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हमने शुरुआत में CPAP मशीन लगाई। CPAP मशीन लगाने के बावजूद बच्चे को सांस की तकलीफ़ कम ना होके बल्कि बढ़ ही रही थी। जो प्रीमैच्योर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, 7 माह के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं होते। अगर हम नॉर्मल एक टर्म बेबी जो 9 माह में पैदा होता है, उसका लंग्स अगर हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पे अगर लंग वॉल्यूम इतना है तो प्रीमैच्योर बच्चे का लंग वॉल्यूम और कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ें आती हैं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो श्वास नली के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। तो उस पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसके बाद बच्चे की कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया। अगले 2 से 3 दिनों में हमने CPAP मशीन हटा दी एवं बच्चे को ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया। अगले 1-2 दिनों में वो भी हटा दिया। सेकंड जो हमारे लिए चैलेंजिंग था वो था बच्चे का दूध को पचा पाना। जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं वो उनकी आते भी प्रीमैच्योर होती हैं, तो कई बार फीड के इंटॉलरेंस के इश्यूज़ आते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन काफ़ी परेशानियाँ आई। बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, मिनिमम फीड भी वो पचा नहीं पा रहा था। उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए। हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चे में इश्यूज़ आते हैं। चौथे दिन से उसने दूध पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से दूध पचा रहा है, अपने आप रो के डिमांड करके खुद से फीड कर रहा है। तीसरा एक बड़ा इशू आता है, जो प्रीमैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो इन्फेक्शंस होने स्वाभाविक है। कोई भी ज़रा सा भी अगर कोई अनहाइजीन टच हो गया तो इन्फेक्शंस हो सकता है। तो
उसके लिए मैं अपने NICU स्टाफ का बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से, पूरे NICU टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया। और हमने 1 स्टाफ 1 बेबी पॉलिसी फॉलो की, जिसमें एक बेबी को एक ही स्टाफ देखेगा, वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो केवल उस बच्चे को ही देखेगा। तो ये पॉलिसी फॉलो की और उसका रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। कल हमने उसको NICU से माँ के पास शिफ्ट कर दिया था, माँ के पास 24 घंटे रखा ताकि माँ भी उसके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए। NICU में पहले हम माँ को बुला के माँ को बच्चे से पास में रखते हैं, KMC करवाते हैं, ताकि बच्चा, माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बने और माँ भी ट्रेंड हो जाए। उसके बाद हमने बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया, 24 घंटे माँ के साथ रखा। बहरहाल शहर का प्रतिष्ठित BM शाह हॉस्पिटल बहुत ही कम समय में अपनी पहचान देश प्रदेश में बना चुका है। यही कारण है कि यहाँ से स्वस्थ होकर निकले परिजन काफी संतुष्ट हैं और अस्पताल की भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीती रात दुर्ग जिला अस्पताल के महिला डिलीवरी वार्ड की 4थी मंजिल से अज्ञात युवक के गिर जाने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल स्टाफ की मदद से कैजुअल्टी में भर्ती कराया गया था, जिसकी सुबह मौत भी हो गई। दुर्ग के जिला अस्पताल में मंगलवार की रात महिला डिलीवरी वार्ड की 4थी मंजिल से एक अज्ञात युवक के गिर जाने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल के कैजुअल्टी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में अज्ञात युवक की पतासाजी की गई। अभी तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला है और ये हादसा है या आत्महत्या, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में अस्पताल स्टाफ व दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी SN सिंह ने प्रतिक्रिया दी। मामले में यहाँ पे जिला अस्पताल दुर्ग का है, जहाँ पर जो है जो प्रेगनेंसी वार्ड है वहाँ पे एक व्यक्ति जो है ऊपर छत से छलांग लगा दिया था, जिससे उसकी रात में उपचार के दौरान मौत हो गई है। व्यक्ति का नाम पता भी नहीं चला है, पतासाजी की जा रही है, उस संबंध में हमारी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जिस तरीके से वो उसमें चोट आई है उससे लग रहा है कि ऊपर से जंप किया है। सर मैं जिला अस्पताल ग्राउंड फ्लोर में डिलीवरी वार्ड में मोर ड्यूटी लगी रही से बाहर धम से आवाज़ ऐसे बाहर आके देखें तो एक आदमी चौथा फ्लोर से कूदे रही से तत्काल वाला हमन कैजुअल्टी में भर्ती करा हमें।
आपातकालीन कैजुअल्टी में भर्ती करा। हाँ, 112 में सूचना देहन, सेवा में पहुँची सो है तुरंत तत्काल। ओकर बारे में जानकारी तो नहीं है। ओकर ग्राउंड फ्लोर से चौथा फ्लोर तक ओकर परिजन के पता लगाहन, ओकर परिजन भर्ती नहीं है, अननोन नाम से वो भर्ती करा, ओकर हालत गंभीर। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सड़क पर खड़ी गाय को दुर्ग के संतोषी नगर डिबरापारा निवासी अजय निषाद ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे गौ सेवकों और राजीव मितान के युवाओं ने गाय की जान बचाई। शहर में क्राइम को लेकर लगातार घटनाएं सामने आ रही है, मगर मंगलवार को एक बड़ा ही गंभीर मामला देखने को मिला। बता दें कि नशे की हालत में धुत आरोपी युवक दुर्ग के संतोषी नगर डिबरापारा निवासी अजय उर्फ पप्पू निषाद ने किसी बात को लेकर सड़क किनारे खड़ी गाय को लगातार चाकू से वार कर घायल करता रहा, जिसके चलते गाय के गले के पास से खून बहने लगा। इसी दौरान गौ सेवकों और राजीव मितान के युवाओं की नज़र इस घटनाक्रम पे पड़ी। इसके बाद बड़ी ही फुर्ती के साथ इन युवाओं ने आरोपी अजय उर्फ पप्पू को पकड़ा और इस क्रूरता द्वारा की गई घटना को देखते हुए नजदीकी थाना कोतवाली में पकड़कर लाया। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू निषाद को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय अभिरक्षा में पेश कर जेल में भेज दिया गया। वहीं घायल गाय को चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में दुर्ग थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या नाम है? पप्पू अजय, पिता का नाम गोपाल। पप्पू आगे अजय, पप्पू अजय, पिता का नाम गोपाल। पप्पू अजल अजय पठान नहीं, निषाद पिता का नाम गोपाल निषाद। कहाँ रहता है? दुर्ग गंजपार में। कहाँ पर वे? पीछे। अभी तू किसके घर के पास था? किसका मामा है बता रहा था तू? मेरा मामा है। कौन मामा है? क्यों मारा चाकू गाय को? लंगूर मामा है मेरा। क्यों चाकू मारा? अच्छा, क्यों चाकू मारा गाय को? क्यों मारा गाय को? चाकू क्यों मारा? इससे बता। पप्पू निषाद। क्यों मारा गाय को चाकू? क्यों मारा? चाकू नहीं मारा भैया, ऐसी मारा। क्यों? खून क्यों निकला? तो किससे मारा तू? खून निकला? नहीं है इसमें कुछ नहीं। ये तो क्यों, किससे मारा है बता? खून क्यों निकला फिर गाय का? गाय का ब्लड आ रहा है? किससे मारा पहले बता मेरे को। तार था, तार इसी मारा। क्यों मारा? तो डिबरापारा निवासी जो है पप्पू उर्फ अजय करके, जिससे जो है गाय पर हमला किया था, जिससे मामले को संज्ञान में लेते हुए उसे हिरासत में लिया गया। मामले में जो है अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।